नमस्कार। नॉर्सेट 2022 के लिए समय बहुत कम है। क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम पर छोड़ दीजिए। जो भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने से तैयारी कर रहे हैं और चीज़ों की गाइड के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हम आपको गाइड करते जाएंगे अगले 25 दिन तक भी। तो इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसकी तैयारी कभी नहीं की जा सकती। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। पूरे से 20 क्वेश्चंस में से 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो जीके से होंगे। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के वीडियो देख करके एग्ज़ाम में अगर 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में क्या है इंपॉर्टेंट। स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको ब्रिक्स नेशंस। हम क्यों बताना चाह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि हाल ही में रिसेंट में ब्रिक्स नेशंस की समिट हुई थी। ब्रिक्स नेशंस की समिट हुई थी और इसको किसने होस्ट किया था? इसको होस्ट किया था, होस्टेड बाई चाइना। अब आप बोलोगे कि साहब ब्रिक्स नेशंस क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमारा देश है क्या जी इसमें? जी है, BRICS। बी का मतलब यहाँ पर ब्राज़ील है, आर का मतलब यहाँ पर रसिया से है, आई का मतलब इंडिया से है, जिसको हम तो भारत बोलते हैं, जल्द ही आ जाएगा इसका भी नाम परिवर्तन। सी का मतलब यहाँ पर चाइना है और एस का मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। तो ये तो ब्रिक्स नेशंस हैं। याद करने ज़रूरी है क्या? जी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है ब्रिक्स नेशन। तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा जो भी कंट्री है वो ब्रिक्स कंट्री नहीं है। पहले ये ब्रिक नेशंस ही हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल जो कितने नेशंस हैं, 5 नेशंस हैं, इनमें सबसे लास्ट का नेशन कौन है? वो है साउथ अफ्रीका। क्लियर होनी चाहिए चीज़ें आपको। अब ये जो अभी हाल ही में ब्रिक्स नेशंस का समिट हुआ है वो कौन से नंबर का? ऐसा नहीं था पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन से नंबर का समिट हुई थी? ये 14th नंबर की, यानी कि 14वां सम्मेलन था ब्रिक्स नेशन का अभी जो हुआ है। इतना ही दिमाग में रखना है। जीके में कोई बच्चा पारंगत है तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, अदरवाइज जीके में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको हम बता दे रहे हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे कि सर हम आपके वीडियोस क्यों देखें? तो वो इसलिए कि हम सेलेक्ट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए हमने ब्रिक्स का यहाँ पर डिस्कशन किया है सबसे पहले। मतलब साफ है, कम पढ़ करके अगर अच्छी सक्सेस मिल सके, ऐसी जगहों से कम पढ़ना। हम कभी भी कम पढ़ने को ज़्यादा एंडोर्स नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ में पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो जीके का सभी को पता लिमिट नहीं है, तो हम आपको जितना मिनिमल मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं तो उतना तो आपको पता होना चाहिए जिसमें से प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, और सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स से। द मोस्ट टेस्ट क्रिकेट रन्स इन एन ओवर। सबसे ज़्यादा रन एक ओवर में, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, किसने बनाए हैं? ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये उस अनप्रेडिक्टेबल पर्सन ने बनाया जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो हम बता दें आपको, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा केवल एक ओवर में क्रिकेट में रन्स, टेस्ट क्रिकेट में रन्स किसके हैं? जसप्रीत बुमराह के हैं। अब आप बोलोगे कि साहब वो तो एक बॉलर है जी, लग गया तुक्का। अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें लग गया तुक्का और जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर के अंदर खुद के रन्स बता रहे हैं हम आपको। ये उस ओवर में रन तो बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है ना, लेकिन वो उसके रन नहीं थे। अकेले खिलाड़ी के जो रन बता रहे हैं वो रन से हैं, वो 29 रन थे एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह के। समझ रहे हो आप? टेस्ट क्रिकेट में किसी के बैट से जो रन हैं वो 29 रन हैं जसप्रीत बुमराह के। हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं उनके इलेक्शन हुए हैं अभी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? हालांकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको बहुत ही लिमिटेड इसलिए बताएंगे कि भाई ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट और कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे। 16वें नंबर के ही प्रेसिडेंट हैं, 16वें नंबर के ही
वाइस प्रेसिडेंट हैं जो फिलहाल भारत के नवनिर्वाचित हुए हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसने जीता है? ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू मैडम ने। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी ने जीता है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं फिलहाल के। अब एक और चीज़, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? मतलब आप लोग वोट करने गए थे क्या? जी नहीं। इसके लिए वही एमएलए एमपीज वोट करते हैं जिनको आपने ऑलरेडी चुन रखा है। तो इनडायरेक्टली मेथड से ये इनके इलेक्शंस होते हैं। उनके एक एक वोट की कीमत होती है। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले नोट सेट में। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा नीति आयोग से। 2014 में जो नई सरकार बनी है उसके बाद में उन्होंने योजना आयोग को हटाकर एक नया आयोग बना दिया, नीति आयोग, जिसके काम हालांकि योजना आयोग से एकदम परे हैं, एकदम से अलग हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो अभी हाल ही में रिटायर हो गए और उनकी जगह पर नए सीईओ बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से। और वो सीईओ कौन हैं? वो हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। श्री परमेश्वरन अय्यर, साउथ इंडियन नेम है भाई। स्पेलिंग में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए आपको चीज़ें। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं अभी फ़िलहाल? श्री परमेश्वरन अय्यर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन हैं, तो चेयरपर्सन जो नीति आयोग के हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन हैं? ऑनरेबल पीएम हैं, जो कि फ़िलहाल श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। समझ रहे हो आप चीज़ को? डिफरेंस समझिएगा। नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो श्री परमेश्वरन अय्यर हैं, अभी अभी बने हैं। लेकिन इसके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन जो हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं इसकी? वो हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। स्क्रीन पर दो नाम नज़र आ रहे हैं आपको, औरंगाबाद और उस्मानाबाद। दोनों के दोनों नाम जो हैं वो किन्हीं शहरों के नाम हैं और दोनों के दोनों ही आते हैं महाराष्ट्र में। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में सरकार की तख्तापलट हो गई थी और ठीक उसके पहले महाराष्ट्र में दो शहरों के नाम बदल दिए गए, जिसमें से एक है औरंगाबाद, दूसरा है उस्मानाबाद। औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? संभाजी नगर। क्या रखा गया भाई? संभाजी नगर। और दूसरा उस्मानाबाद का नाम रख दिया गया धाराशिव। क्या नाम रख दिया गया? धाराशिव। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं? श्री एकनाथ शिंदे। समझ रहे हो आप चीज़ों को? ये चीज़ें दिमाग से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप में से काफ़ी लोग समझते होंगे कि जब पार्टियां इलेक्शन जीत जाती हैं तो इलेक्शन वो जीतती हैं अपनी पार्टी के नाम पर। इन पर्सन बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटी के नाम पर वोट जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। तो कोई कहीं से भी पैसे वैसे लेकर के, ब्राइब लेकर के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो क्या होगा? जी, ऐसा हुआ करता था पहले। कब? 1985 से पहले ऐसा हुआ करता था, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं था। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जीत गए एक पार्टी के नाम पर और सरकार बनाने के समय में दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे पैसे खा करके। 1985 में ऐसा कानून आ गया। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। तो भारत के संविधान में ऑब्वियस इस बात है कि कोई कानून आता है नया तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो कौन से संशोधन के तहत ये कानून आया था? ये आया था 52nd अमेंडमेंट, 52वें संशोधन के तहत। आप बोलोगे कि सर आपने इस क्वेश्चन को क्यों ऑप्ट किया है, यहाँ पर किस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल जो सरकार की उथल पुथल हुई है वो एक ऐसी पार्टी के विधायक हैं सारे के सारे, जिस पार्टी के मेन लीडर जो प्रेसिडेंट हैं वो अलग थे, श्री उद्धव ठाकरे। उनको छोड़ करके सारे के सारे विधायक जो हैं देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी के साथ में आ गए और वहाँ पर सरकार बना ली।
तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लागू नहीं होता क्या? उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी क्या? जी, 2003 से पहले अगर ऐसी चीज होती तो चली जाती उनकी सदस्यता भी। 2003 में एक नया कानून आ गया, और वो क्या कानून आया सबसे पहले बता दें कि कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ। तो वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 91 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 91 नंबर का अमेंडमेंट हुआ संविधान में 2003 में। और उसके में क्या कहा गया? अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या एमपी जो हैं वो एक साथ टूट करके किसी दूसरी पार्टी के फेवर में चले जाएं, उसके साथ में मर्ज हो जाएं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होगा। समझ रहे हो आप ये चीज? 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि कोई भी अपनी पार्टी को छोड़कर, जिसकी पार्टी के नाम पर आपने इलेक्शन जीता, उसको छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ में नहीं जा सकते। लेकिन 2003 में इसमें भी संशोधन हो गया, और उसको 91 नंबर का संशोधन था। उसमें कहा गया कि 2/3 बहुमत से अगर आप सिंगल पार्टी से टूट करके एक साथ में विधायक या एमएलए जो सांसद हैं वो एक साथ में जा रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो यस वो जा सकते हैं, उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। और लगभग इसी कानून के तहत, हालांकि चीज़ें क्लियर नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, लगभग इसी कानून के तहत उन सारे विधायकों की सदस्यता नहीं गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।